नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा लेक्चर राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी एवं विभिन्न प्रकार के वित्तीय घाटों यानी डेफिसिट पर आधारित होगा। तो आइए साथियों, बिना विलंब किए हुए लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज के लेक्चर के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। आज के इस लेक्चर में पहले टॉपिक के रूप में जानेंगे कि राजकोषीय व्यवस्था यानी फिजिकल सिस्टम क्या है एवं इसका बजट से क्या संबंध है। दूसरे टॉपिक के रूप में इसी लेक्चर में जानेंगे सरकार की प्राप्तियां यानी रिसीट और व्यय यानी एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं। सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तीसरे टॉपिक के रूप में जानेंगे राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट किसे कहते हैं, इसको कम करने के उपाय क्या हैं। चौथे टॉपिक के रूप में जानेंगे राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट एवं प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। पांचवें और अंतिम टॉपिक के रूप में जानेंगे प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो आइए साथियों, पहले टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथियों, आइए पहले टॉपिक के रूप में जानते हैं कि राजकोषीय व्यवस्था क्या है। राजकोषीय व्यवस्था बेसिकली एक व्यवस्था या नीति है जो क्या करती है, जो सरकार के आय को बढ़ाने एवं व्यय को प्रबंधित करने का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो सरकार के आय को बढ़ाने एवं व्यय को प्रबंधित करने का कार्य करे उसे राजकोषीय व्यवस्था कहते हैं। इसे कौन जारी करता है, कौन जारी करता है इसे? तो उत्तर होगा हमारा वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन भी आया है बैंकर्स के एग्जाम्स में कि राजकोषीय व्यवस्था को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब देखते हैं कि राजकोषीय व्यवस्था का संबंध किससे है। तो राजकोषीय व्यवस्था का संबंध सरकार की कुल प्राप्तियों यानी कि रिसीट अब एवं कुल व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर से होता है। यानी कि राजकोषीय व्यवस्था का संबंध किससे है? सरकार की कुल प्राप्तियों एवं कुल व्यय से होता है। जब इसी आय व्यय के लेखांकन यानी लेखा जोखा को सरकार संसद में प्रस्तुत करती है तो इसे बजट कहते हैं। यानी कि सरकार की कुल प्राप्तियों एवं कुल व्यय के बारे में जो लेखा जोखा होता है और जब सरकार इसको संसद में प्रस्तुत करती है तो इसे बजट कहते हैं। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट बातें बजट के बारे में जान लेते हैं। बजट के बारे में यहाँ पे आपको एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा, एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। बाकी बजट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा अगले लेक्चर में की जाएगी, जिसमें हम जानेंगे कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, उसमें डिटेल से समझेंगे बजट के बारे में। फिलहाल यहाँ पे एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं बजट कब प्रस्तुत किया जाता है। तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बजट जो है वो फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि मंथ ऑफ फरवरी का जो पहला फर्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें सरकार द्वारा बजट संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो व्यवस्था थी यानी कि जो व्यवस्था फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले कब आई? वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसमें परिवर्तन किया गया था। ठीक है, इससे पहले 17-18 से पहले बजट कब प्रस्तुत किया जाता था? तो ये वित्तीय वर्ष 17-18 से पहले बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जाता था। इसके चेंजेस के पीछे परिवर्तन के पीछे कारण क्या रहे, उन कारण को विस्तार पूर्वक चर्चा हम बजट के जो अगला लेक्चर है हमारा बजट का उसमें करेंगे। फिलहाल बेसिकली जो 2-3 कारण हैं वो आपको बताए दे रहा हूँ। पहला कारण ये था कि बजट जब फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जाता था तो बजट पास होते होते इस वित्तीय वर्ष यानी कि मार्च तक होता है, वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक बजट पारित नहीं हो पाता था।
बजट पारित ना होने से सरकारी कामकाज प्रभावित होता था। ठीक है, सरकार को पैसा भी चाहिए होता था जो आगे कार्य होने हैं उसके लिए। फिर लेखानुदान यानी रिपोर्टिंग ऑन अकाउंट क्या है, लेखानुदान क्या है, इन सभी टॉपिक्स पर विस्तार पूर्वक चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तो अब जानते हैं कि बजट का पारित होना सरकार के लिए आवश्यक क्यों है, क्यों आवश्यक है, वाई, बजट का पारित होना ही क्यों आवश्यक है, तो इसको जानते हैं। बजट का पारित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक बजट पारित नहीं होगा तो जो केंद्र सरकार है वो संचित निधि से धन निकाल नहीं सकती, यानी धन का निष्कासन नहीं हो सकता जब तक बजट पारित नहीं होगा। तो अतः बजट पारित होने से केंद्र सरकार को धन निकासी का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए बजट पारित होना केंद्र सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है, जिससे कि वो आगे मंथ के कामकाज को सही या उस वित्तीय वर्ष के कार्य को करने के लिए पैसा संचित निधि से निकाल सके। तो जो ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जो इम्पोर्टेंट चेंजेज हुए थे, महत्वपूर्ण परिवर्तन, उनके बारे में जान लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से पहले रेल बजट एवं आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे, परंतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रेल बजट एवं आम बजट का विलय कर दिया गया। इसके विलय की जो सिफारिश थी वो किसने दी, विवेक देवराय कमेटी ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के कारण बताए गए इसके विलय के, यानी कि जो 2017-18 से रेल बजट और आम बजट जो था वो अलग अलग पेश हुआ करता था, प्रस्तुत हुआ करता था संसद में। परंतु अभी क्या है, 2017-18 से ये रेल बजट जो था वो आम बजट में विलय कर दिया गया, और विलय करने की सिफारिश किसने की, विवेक देवराय कमेटी ने। ठीक है, इसके कारण क्या बताएं, कारण पे चर्चा कर लेते हैं। 1950 के बाद यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद जो रेल बजट का मार्केट शेयर था वो 89% से डाउन होके 11% हो गया। इसके पीछे क्या कारण थे, इसके पीछे कारण थे जो विवेक देवराय कमेटी द्वारा बताया गया कि माल का चोरी हो जाना। और क्या कारण था इसका, कर्मचारियों की उदासीनता, और क्या कारण था, रोडवेज का ज़्यादा पॉपुलर हो जाना, क्योंकि रेल आपके घर तक जाके जो लगेज है या जो माल है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, और इसको करने के लिए रोडवेज सक्षम है। उसके बाद और क्या कारण थे, जो बेसिकली जो रेवेन्यू रेल मंत्रालय को प्राप्त होता था वो तेल ढुलाई से प्राप्त होता था, परंतु क्या हुआ कि पाइपलाइन के निर्माण होने से ये भी चीज़ बंद हो गई या प्रभावित हुई बेसिकली। ठीक है, और क्या कारण था, मुक्त यात्रा पास जारी करना, इससे भी रेलवे प्रभावित हुआ। और कारण ये भी था कि रेल मंत्रालय का यदि आम बजट में मर्ज कर दिया जाता है तो इसके लिए, यानी कि रेल मंत्रालय को प्राप्त करने के लिए जो नेताओं में होड़ लगती थी, क्योंकि रेल मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय समझा जाता था। ठीक है, तो इसके लिए जो होड़ लगती थी वो होड़ नहीं लगेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि जो राज्य स्तर के मंत्री थे या राज्य स्तर के जो नेता थे वो बहुत बड़े मंत्रालय को चलाने में सक्षम थे, लेकिन जनता की पॉपुलैरिटी के आधार पर उन्हें रेल मंत्रालय सौंप दिया जाता था, जिससे रेलवे को और घाटा हो जाता था। तो ये सभी कारण विवेक देवराय कमेटी द्वारा बताए गए रेल बजट को आम बजट में विलय करने के लिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय क्या हैं। ये जो हमारा सेकंड टॉपिक था उसके ऊपर चर्चा करते हैं, सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय कौन कौन से होते हैं, यानी कि रिसीट एवं एक्सपेंडिचर सरकार के कौन कौन से होते हैं। तो सरकार की प्राप्तियां कितने प्रकार की होती हैं, सरकार की प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं,
नंबर 1 राजस्व प्राप्तियाँ यानी कि रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। और नंबर 2 पूंजी प्राप्तियाँ यानी कैपिटल रिसीट। इसी प्रकार जो व्यय हैं हमारे एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं? सरकार के जो व्यय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजी व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब सबसे पहले जानेंगे राजस्व प्राप्तियाँ किन्हें कहते हैं। तो सरकार की ऐसी प्राप्तियाँ जो सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता या ऋण को जन्म नहीं देती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ कहलाती हैं। यानी कि सरकार की वे प्राप्तियाँ जो सरकार के ऊपर किसी प्रकार की लायबिलिटी यानी कि देयता या ऋण को जन्म नहीं देती हैं, उन प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ यानी कि रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण जैसे कर से प्राप्त होने वाली आय या कर से प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा वसूला गया जुर्माना, दिए गए ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में एक फैक्ट के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि दिया गया ऋण किस प्राप्ति के अंतर्गत आएगा, राजस्व प्राप्ति या पूंजी प्राप्ति। तो आंसर हो जाएगा हमारा राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से प्राप्त लाभांश, जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनसे जो लाभांश प्राप्त होता है वो भी सरकार का राजस्व प्राप्ति में काउंट किया जाएगा। किराए या पट्टे से प्राप्त होने वाली आय, यानी कि सरकार की कोई सार्वजनिक भूमि है जिसे सरकार ने लीज पे किसी कंपनी को, किसी संस्था को दे दिया, उससे जो किराया प्राप्त होगा वो हमारा कहाँ जा किसमें काउंट होगा? राजस्व प्राप्ति में यानी रेवेन्यू रिसीट में, ठीक है। नेक्स्ट, सेवा शुल्क जैसे जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति से प्राप्त होने वाली आय या प्राप्तियाँ वो किस में जाएंगी? वो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट में जाएंगी, ठीक है। तो इसमें सिंपल एक फंडा आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक के रूप में, वो ये कि राजस्व प्राप्तियों में वे प्राप्तियां काउंट की जाएंगी जो सरकार को कहीं किसी व्यक्ति को पुनः वापस नहीं करनी है। यानी कि एक बार यदि सरकार के पास कहीं से किसी संस्था या किसी जरिए से पैसा आ गया, उस पैसे को यदि सरकार को वापस नहीं करना है तो वो आएगा हमारा राजस्व प्राप्तियों में, ठीक है। अब जानते हैं कि पूंजी प्राप्तियां कौन सी होती हैं, ठीक है, और राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियों में अंतर क्या है वो भी देखते हैं। तो राजस्व प्राप्तियों को हमने देख लिया कि ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर किसी प्रकार की ना देयता उत्पन्न करें या ना ऋण को जन्म दें, यानी कि वापस ना करना पड़े, तो उन्हें कहेंगे राजस्व प्राप्तियां। इनके उदाहरण भी हमने देखे, जैसे कर से प्राप्त होने वाली आय, ठीक, सरकार द्वारा वसूला गया जुर्माना, यानी कि जैसे किसी भी माफिया के ऊपर सरकार द्वारा जो जुर्माना लगाया गया, यानी जिसने नियम विरुद्ध कार्य किए उसके ऊपर सरकार ने जुर्माना लगा दिया, वो वसूली जो होगी उससे, उस वसूली से जो आय प्राप्त होगी वो जाएगी राजस्व प्राप्तियों में। और दिया गया ऋण वो भी। तो इस प्रकार से ये उदाहरण के माध्यम से आपको मैंने बताया कि राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, कौन कौन से उदाहरण, ये सब क्लियर कर दिया। अब देखते हैं नंबर 2 पूंजी प्राप्तियाँ। पूंजी प्राप्तियाँ कौन सी होती हैं? सरकार की ऐसी प्राप्तियाँ जो सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता यानी लाइबिलिटी को जन्म दें या सरकार की संपत्ति में किसी प्रकार की कमी उत्पन्न करें। यहाँ तात्पर्य ये है कि ऐसी प्राप्तियाँ जो सरकार को, जैसे कोई धन सरकार को प्राप्त हुआ, ठीक है, अब क्या है, अभी तो ये प्राप्त हो गया लेकिन कुछ समय बाद इसे पुनः वापस करना पड़े, तो ये हमारा जो वापस करने वाला लेन देन वाला जो सिद्धांत होगा, यानी कि जिसमें लेन देन हुआ हो आय का या रुपयों का, संपत्ति का, वो जो होगा वो हमारा कैपिटल रिसीट में काउंट किया जाएगा, यानी कि पूंजी प्राप्तियों में काउंट किया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा। जैसे सरकार द्वारा लिया गया ऋण, अब जैसे सरकार ने किसी संस्था जैसे विश्व बैंक से, ठीक है, कुछ लोन ले लिया अपने कार्य को करने के लिए, कुछ लोन ले लिया,
अब जो ऋण लिया है वो कभी ना कभी किसी ना किसी समय सरकार को वापस करना पड़ेगा, यानी कि क्या हुआ इसमें लेन देन। तो ये किस में जाएगा, हमारा पूंजी प्राप्तियों में ही, यानी कि सरकार द्वारा लिया गया ऋण किस में काउंट होगा, कैपिटल रिसीट में यानी पूंजी प्राप्तियों में। उदाहरण नंबर 2, दिए गए ऋण में मूलधन की वापसी, यानी कि सरकार ने किसी संस्था को कभी ऋण दिया था, ठीक है, उसमें से जो मूलधन की जो वापसी हुई है वो क्या है, होगा हमारा पूंजी प्राप्ति में, ठीक है। और इसमें जो ब्याज की वापसी होगी, यानी कि जो इस पर ब्याज मिलेगा वो किस में जाएगा, हमारा राजस्व प्राप्ति में, क्योंकि जो ब्याज मिलेगा, ब्याज कभी सरकार ने तो किसी संस्था को नहीं दिया था, है ना, मूलधन दिया था, मूलधन की वापसी हुई यानी लेन देन हुआ, तो हमारा किस में जाएगा, पूंजी प्राप्ति में जाएगा मूलधन की वापसी। लेकिन ब्याज तो कभी दिया नहीं था, ब्याज तो गेन ही हुआ, और जो चीज़ सिर्फ एक बार गेन होती है, यानी कि सरकार के पास आ जाती है, उसे वापस नहीं करना पड़ता है, उसे राजस्व प्राप्तियों में कहते हैं, और जिसे वापस करना पड़ता है उसे पूंजी प्राप्तियों में काउंट करते हैं। तो मूलधन होगा वो हमारा पूंजी प्राप्तियों में काउंट होगा, और जो ब्याज होगा वो राजस्व प्राप्तियों में, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज, मूलधन पर प्राप्त ब्याज कौन सी प्राप्ति है, पूंजी प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति। तो इसमें हो जाएगा ब्याज अगर है तो वो राजस्व प्राप्ति, और मूलधन की वापसी है वो पूंजी प्राप्ति। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, सरकारी कंपनियों के निजीकरण से होने वाली आय। अब जैसे अभी रेलवे के निजीकरण की बात हो रही, तो जब सरकार अपनी किसी सरकारी संस्था को का निजीकरण कर देती तो उससे जो आय प्राप्त होगी वो होगी हमारी पूंजी प्राप्तियों में काउंट। अब यहाँ पे भी जैसे क्या है कि सरकार ने किसी संस्था, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अपनी संपत्ति दी, तब कुछ राशि प्राप्त हुई, यानी कि लेन देन हुआ। तो लेन देन का मतलब हो गया यहाँ पे आपका पूंजी प्राप्ति से, ठीक है। जहाँ सिर्फ पैसा आए वापस ना करे वहाँ राजस्व प्राप्ति, जहाँ लेन देन हो वहाँ पूंजी प्राप्ति, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय या प्राप्तियाँ। शेयर की बिक्री यानी कि यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी है, उसके शेयरों से बिक्री करके जो सरकार ने पैसा प्राप्त किया है या आय प्राप्त की है, अर्न किया है, तो वो किसमें काउंट होगा, पूंजी प्राप्तियों में। संपत्ति को बेचकर प्राप्त होने वाली, जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया। अब सरकार ने कोई अपनी अनयूज्ड लैंड थी या कोई ऐसा बिल्डिंग था जिसे निजी कंपनी को बेच दिया, ठीक है, बेचने के बाद जो सरकार को धन की प्राप्ति वो किस में जाएगा, वो पूंजी प्राप्तियों में जाएगा। यानी कि जब हम लेन देन करते हैं, यानी कि अपनी चीज़ किसी को देते हैं और उससे धन लेते हैं किसी चीज़ को बेचकर, तो वो जाएगा पूंजी प्राप्तियों में। तो आई होप दैट आपको राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्तियों में जो अंतर था वो समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि पूंजी प्राप्ति कौन सी होती है और राजस्व प्राप्तियाँ कौन सी होती हैं। अब देखते हैं कि राजस्व व्यय। तो अब जो हमारा तीसरा टॉपिक के रूप में था, यानी कि प्राप्तियां हमने देख ली, राजस्व प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति। अब जो व्यय में सबसे पहले कौन सा था, राजस्व व्यय, फिर पूंजी व्यय। तो अब सबसे पहले चलते हैं राजस्व व्यय की तरफ, यानी राजस्व व्यय कौन से व्यय कहे जाते हैं। तो राजस्व व्यय ऐसे व्यय जिनसे किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं हो, ठीक है, तो उन व्ययों को राजस्व व्यय में काउंट किया जाता है। या इस प्रकार कह लें कि ऐसे व्यय जो संपत्ति निर्माण के उद्देश्य से खर्च नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें राजस्व व्यय कहते हैं। कैसे व्यय, अब उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो आपको चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी। जैसे रक्षा व्यय, यानी कि जब सरकार, केंद्र सरकार रक्षा के ऊपर व्यय करती है तो वो हमारा राजस्व व्यय में काउंट होगा। कैसे, क्योंकि रक्षा में व्यय करने से किसी प्रकार की पूंजी का तो जन्म होता नहीं है, पूंजी निर्माण तो होती नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो जाएगा राजस्व व्यय में। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, कल्याणकारी योजनाओं हेतु किया गया व्यय, ठीक है, जो सरकार द्वारा समय समय पर जो कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती हैं, जैसे चाहे किसानों के लिए हों या व्यापारियों के लिए हों या स्टूडेंट्स के लिए हों, तो उन पे जो व्यय किया जाता है वो लोक कल्याण के लिए किया जाता है, इसमें कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये जाएगा राजस्व व्यय में। नंबर 3, राज्यों को दिया गया अनुदान, ग्रांट। जब सरकार, आपने देखा होगा अगर बजट पढ़ा होगा तो उसमें एक हिस्सा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो हिस्सा रहता है राज्यों को अनुदान दिया जाने वाला, ठीक है। तो राज्यों को दिया गया अनुदान किस में आएगा, हमारा राजस्व व्यय में। चौथा, सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी है। सरकार जब सब्सिडी प्रदान करती है, जैसे गैस वाली सब्सिडी थी, तो ये जो सब्सिडी प्रदान करती है ये भी राजस्व व्यय में ही जाएगा, इससे कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा,
ठीक। नंबर 5, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन, यानी कि सरकारी कानून व्यवस्था और लोक प्रशासन को बनाए रखने के लिए जो कर्मचारियों को वेतन भत्ते व पेंशन दिए जाते हैं वो भी हमारा राजस्व व्यय के रूप में ही काउंट होता है। नेक्स्ट, निर्मित संपत्तियों के रख रखाव में खर्च, यानी कि कोई ऐसी बिल्डिंग है जैसे हमारा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इनके रख रखाव पे जो खर्च होता है वो भी राजस्व व्यय के रूप में ही जाना जाएगा, राजस्व व्यय में काउंट होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा में होने वाला व्यय, यानी कि कभी कभी जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे सूखा है, बाढ़ है, तो इनके ऊपर जो व्यय होता है वो राजस्व व्यय के रूप में काउंट किया जाता है। तो आई होप दैट आपको राजस्व व्यय क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिंपल तरीका है राजस्व व्यय याद रखने का कि जिसमें पूंजी निर्माण ना हो वो सारे के सारे व्यय राजस्व व्यय में काउंट होंगे। ओके, तो अब देखते हैं पूंजी व्यय क्या है। सरकार के ऐसे व्यय जो संपत्ति निर्माण के उद्देश्य से खर्च किए जाएं पूंजी व्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखते हैं, पहला उदाहरण है अवसंरचना के निर्माण में किया गया व्यय। अवसंरचना के निर्माण में जैसे आपका अवसंरचना के निर्माण में हो गया आपका सड़क हो गया, बांध हो गया, ठीक है, पावर प्लांट हो गया, बंदरगाह हो गया। ये जो सभी निर्माण किए जाते हैं ये आपके जो ये निर्माण किए जाते हैं इनके ऊपर जो व्यय होगा वो पूंजी व्यय में आएगा। कैसे होगा? क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे पूंजी निर्माण हो रहा है। जैसे सड़क बनी तो सड़क से क्या आएगा? हमारा टोल टैक्स आएगा, ठीक है, रोड टैक्स आएगा। उसके बाद बंदरगाह से भी हमारा टैक्स आएगा, ठीक है, पावर प्लांट लगेगा उससे भी इनकम जनरेट होगी। तो जहाँ पे इनकम जनरेट हो, सरकार की इनकम जनरेट हो जहाँ पे, तो वो सारे के सारे व्यय पूंजी व्यय में आएंगे, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होंगे। अब सामाजिक, नेक्स्ट उदाहरण के रूप में सामाजिक अवसंरचना का विकास। सामाजिक अवसंरचना के विकास के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? जो समाज के कल्याण के रूप में विकास किया जाए, अवसंरचना निर्मित की जाए, जैसे स्कूल का निर्माण हो गया, अस्पताल हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गया आदि। तो इनसे क्या होगा? स्कूल से भी पूंजी का निर्माण होगा, अस्पताल से भी, कॉलेज से भी। तो ये हमारे पूंजी व्यय के रूप में काउंट किए जाएंगे। औद्योगिकरण एवं मशीनों पर व्यय, जैसे किसी भी सिटी में इंडस्ट्री खोल देना, तो इससे भी हमारा क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा पूंजी व्यय में काउंट होगा। सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण, अब दिया जाने, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण, ये भी पूंजी व्यय में काउंट होगा। कैसे पूंजी व्यय में काउंट होगा? क्योंकि जो सरकार ऋण देगी तो उस पर सरकार को इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो इससे क्या होगी? इनकम जनरेट होगी। तो जब इनकम जनरेट होगी तो वहाँ पे पूंजी व्यय होगा, ठीक है, पूंजी व्यय के रूप में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो सरकार की प्राप्तियाँ थी उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आई होप दैट आपको सरकार की प्राप्तियों, यानी कि दो प्रकार की जो होती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजी प्राप्तियाँ, और व्यय, दो प्रकार के, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों, आज के लेक्चर के प्रथम भाग को यहीं पर विराम देते हैं। शेष टॉपिक्स पर चर्चा इसी लेक्चर के अगले भाग में करेंगे। इसमें हमारा रह गया अभी राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट, राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट, प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट, और प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इन चारों टॉपिक्स पर विस्तार पूर्वक चर्चा इसी लेक्चर के अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।